Hello student, how are you? Fine? Okay, now today we are starting a new topic और न्यू टॉपिक का जो नाम है वो है कंडीशन एंड वारंटी, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर दिख भी रहा होगा। और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, चाहे आप सीए फाउंडेशन कर रहे हैं, चाहे आप सीएस फाउंडेशन कर रहे हैं, चाहे कोई सा भी कोर्स आप ज्वाइन कर रखा है जिसमें भी सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट कवर है, तो उन सारे के सारे कोर्सेज के लिए दिस इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट टॉपिक। तो इसे बहुत ध्यान से आप कीजिएगा इस चैप्टर को। बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर, हम सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि हम लोगों ने अभी तक क्या क्या डिस्कस किया है अंडर द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। 3 क्लासें हमने कंप्लीट करी हैं। पहली क्लासेज में मैंने चर्चा की थी कि व्हाट आर द एसेंशियल एलिमेंट फॉर मेकिंग ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, यानी कि कोई ट्रांजैक्शन अगर सेलर और बायर के बीच में हो रही है तो वो ट्रांजैक्शन कब सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में कवर होगी, उसके लिए एसेंशियल एलिमेंट क्या हैं। तो वो सेक्शन 4 में हमने डेफिनेशन पढ़ी थी। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल होना चाहिए, यानी कि एक कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, 2 पार्टियां होनी चाहिए, सेलर एंड बायर। इसके अलावा गुड्स होना चाहिए और गुड्स का जो ट्रांसफ़र है, ओनरशिप ट्रांसफ़र होनी चाहिए, और जो ओनरशिप गुड्स में ट्रांसफ़र हो रही है वो किस वजह से होनी चाहिए, प्राइस की वजह से होनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ गुड्स। ब्रॉडली गुड्स शैल बी डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरी फॉर द पर्पज ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। पहला था एग्जिस्टिंग गुड्स। एग्जिस्टिंग गुड्स के फिर 3 पार्ट हैं आपके, फ्यूचर गुड्स और कंटिजेंट गुड्स। एग्जिस्टिंग गुड्स के 3 पार्ट फिर फर्दर हैं, स्पेसिफिक गुड्स, असर्टेन गुड्स, अनअसर्टेन गुड्स। तो सबसे पहले आप जिन बच्चों ने अब से ज्वाइन करना स्टार्ट किया है, तो मेरी राय है उनके लिए कि पहले वो शुरू की 3-4 क्लासेस देख लीजिए, उसके बाद ये क्लासेस कीजिएगा। तो ऐप पे सारी की सारी क्लासेस पड़ी हुई हैं। जो लोग रोज़ाना 1-2, 3 बच्चे नए ज्वाइन हो रहे हैं, तो उनके लिए राय यही है कि आप पहले अपनी पुरानी क्लासें निपटा लीजिए। चलिए, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था प्राइस। प्राइस का तो मतलब मनी कंसिडरेशन, यानी कि मनी कंसिडरेशन लीगल टेंडर में होना चाहिए। लेकिन प्राइस का एक क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या प्राइस का तय होना एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जरूरी है। तो इसका जो आंसर था, हमने जो यूनिट पढ़ी थी 3 प्राइस ऑफ द गुड्स, उसमें मिल गया था कि प्राइस जो है वो एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के समय भी तय किया जा सकता है, एग्रीड मैनर में भी किया जा सकता है, और या अगर थर्ड पार्टी के ऑप्शन पर भी छोड़ा जा सकता है। क्लियर है? तो उसके बाद उसे हमने अच्छी तरह डिस्कस कर लिया था। अब जो टॉपिक है वो है कंडीशन एंड वारंटी। तो आज हम इस टॉपिक की शुरुआत करते हैं। अब कंडीशन एंड जो वारंटी है, आपने कभी भी जो वर्ड है कंडीशन नहीं सुना होगा। आप वारंटी के साथ जो वर्ड सुनते हैं, सुनते हुए आए हैं, वो है आपका गारंटी एंड वारंटी। तो जो चीज़ प्रचलन में गारंटी के नाम से है, वो लॉ मेकर्स ने उसे कंडीशन का नाम दिया है कि कंडीशन एंड वारंटी। आपको पता है कि जो कंडीशन जो गारंटी के नाम से हम लोग जानते हैं, अगर गारंटी ब्रीच होती है तो उसमें बायर हैज ए राइट टू रिजेक्ट द गुड्स एंड क्लेम रिफंड, और अगर वारंटी ब्रीच होती है तो बायर हैज ए राइट टू क्लेम डैमेज ओनली, या जो सेलर है वो रिपेयर वगैरह करके दे देगा। तो बेसिकली कंडीशन क्या है, किस चीज़ को कंडीशन माना जाता है, किस चीज़ को वारंटी माना जाता है, वो हमें डेफिनेशन पढ़नी है। तो आप लोगों ने अपनी नोटबुक निकाल ली होंगी। मैं आपको लिखवाना शुरू करता हूँ कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंडीशन एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वारंटी। फटाफट नोटबुक निकाल लीजिए। आपकी स्क्रीन पर डेफिनेशन आने वाली है कि कंडीशन क्या है और वारंटी क्या है। देखिए, स्क्रीन पर आपके डेफिनेशन आ गई है कि कंडीशन क्या है, वारंटी क्या है। इसे आप अपनी नोटबुक में कॉपी करेंगे। इसके अलावा मैं हर क्लास में आपको बता रहा हूँ कि मैंने अपने प्रिंटेड नोट्स भी दे रखे हैं, तो डिटेल्ड सारा का सारा उसमें मिल जाएगा आपको। तो वो ऐप से डाउनलोड हो सकता है। अब बहुत सारे बच्चों का ये भी कहना था सर कि जो ऐप है वो केवल मोबाइल पर ही चलेगी, मोबाइल में थोड़ा सा देखने में छोटी स्क्रीन होती है तो वो परेशानी अनुभव होती है। तो मोबाइल पर भी चलेगी और वो आपके डेस्कटॉप या लैपटॉप पर भी चल सकती है। अगर किसी भी वजह से आपको परेशानी आ रही है लैपटॉप या डेस्कटॉप पर चलाने में, तो वीडियो के शुरुआत में भी और लास्ट में भी नंबर दिए गए हैं, मेरे से आप मालूम कर लीजिएगा कि वो मोबाइल जो ऐप है वो लैपटॉप या डेस्कटॉप पर किस तरह से वर्केबल है। तो वहाँ पर आपको काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म मिल जाएगा, बड़ी स्क्रीन मिल जाएगी डिस्कस कर मतलब पढ़ने के लिए।
तो आप लोगों ने कॉपी पेन निकाल लिए होंगे। सबसे पहले चैप्टर का नाम डाल लिया होगा, कंडीशन एंड वारंटी। अब कंडीशन है क्या वो समझ लीजिए। कंडीशन है क्या? इट इज ए स्टेपुलेशन। इट इज ए स्टेपुलेशन। सर ये स्टेपुलेशन एक नया वर्ड आ गया है, क्या मीनिंग समझे हम? आप इस तरह समझ लीजिएगा कि स्टेपुलेशन का मतलब होता है कोई क्लॉज। सर हमें तो क्लॉज का भी मतलब नहीं पता है। चलिए मैं दूसरी वर्ड में लेता हूँ। इट इज ए स्टेपुलेशन, इट इज ए क्लॉज, ठीक है ना। या आप कह लीजिए टर्म एंड कंडीशन, यानी कि जिन शर्तों पर कोई भी बायर गुड्स को खरीदने के लिए तैयार है, जो बातचीत के दौरान सेलर और बायर के बीच में चीजें तय होती हैं। तो इट इज ए स्टेपुलेशन एसेंशियल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, टू द मेन पर्पज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। यानी कि एक ऐसी टर्म एंड कंडीशन है, ये एक ऐसी क्लॉज है जो कि कॉन्ट्रैक्ट के लिए बेहद ही जरूरी है, जिसकी वजह से ही कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। अब ये तो हुई परिभाषा जो शुरू की डेडलाइन है। अब इसका इफेक्ट, द ब्रीच ऑफ विच, यानी कि इसका टूटना, जो शर्त रखी गई थी, जो टर्म एंड कंडीशन रखी गई थी, उस टर्म्स एंड कंडीशन के अगर पूरा नहीं होता है गुड्स में, वो कैरेक्टरिस्टिक्स, वो विशेषताएं नहीं निकलती हैं जिनकी वजह से आपने गुड्स खरीदा है, द ब्रीच ऑफ विच गिव्स राइट टू ए राइट टू ट्रीट द कॉन्ट्रैक्ट एज रिजेक्टेड, यानी कि जिसका टूटना बायर को ये राइट देता है, ये राइट प्रदान करता है कि आप गुड्स को रिजेक्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली कंडीशन, जिसे हम मार्केट में प्रचलन में गारंटी के नाम से जानते हैं, क्या चीज है? जो मेन पर्पज है बायर का खरीदना, जिस मेन पर्पज की वजह से बायर गुड्स को खरीद रहा है, ऐसी चीज को कहा जाता है कंडीशन। सर ये वारंटी क्या है? तो ये भी एक तरह की स्टेपुलेशन ही है। इट इज ए स्टेपुलेशन सेकेंडरी टू द मेन पर्पज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, द ब्रीच ऑफ विच गिव्स राइट टू क्लेम डैमेज ओनली, यानी कि ये एक ऐसी स्टेपुलेशन है जो कि सेकेंडरी है टू द मेन पर्पज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। इसे मैं कह सकता हूं हेल्पिंग है। क्या है बच्चों? हेल्पिंग है, कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने के लिए जो सहायक है। इसका जो दूसरा वर्ड है कोलेक्ट्रियल भी इसे बोलते हैं। अब सर अभी भी समझ में नहीं आया, मैं उदाहरण देता हूं आपको, एग्जाम्पल देता हूं। देखिए आप मार्केट में एक नई गाड़ी खरीदने के लिए गए, ठीक है। आपका जो सेगमेंट है गाड़ी खरीदने का 4 से 6 लाख रुपए के बीच में आपको गाड़ी परचेज करनी है। अब मार्केट में कई सारी कंपनियां हैं, मारुति उद्योग लिमिटेड भी है, इसके अलावा होंडा भी है, इसके अलावा हुंडई भी है, और भी कई सारे तरह के ब्रांड अवेलेबल हैं। आपका जो मेन पर्पज है वो पर्पज है कि 4 से 6 लाख की गाड़ी खरीदने का, कि माइलेज अच्छा होना चाहिए। दिन प्रतिदिन जो है पेट्रोल डीजल के जो दाम है वो लगातार बढ़ रहे हैं, और आपको ये लगता है कि माइलेज जिसका अच्छा हो, ठीक है। तो पेट्रोल की गाड़ी में जो नॉर्मल माइलेज आता है 17 से 20 किलोमीटर पर लीटर का एवरेज आ जाता है। तो आप हुंडई वालों के पास गए, उन्होंने कहा कि हमारे गाड़ी में ये विशेषता हैं, ये खूबियां हैं, और जो इसका माइलेज है वो 15 से 20 किलोमीटर पर लीटर का है। इसके बाद आप मारुति उद्योग लिमिटेड के पास गए, मारुति का जो डीलर होगा शहर में, उसके पास आप जाते हैं। उसने भी गाड़ी को दिखलाते हुए कहा, ये फीचर बताया आपको। उसने कहा कि जो मेरी गाड़ी का माइलेज है वो 15 से 20 किलोमीटर, 15 से या 17 से 22 किलोमीटर के बीच में रहता है। इसके अलावा इसकी जो पावर है वो भी काफ़ी अच्छी है। पावर का मतलब ये होता है जब आप चलाते हैं तो लोड कम मानती है। पहाड़ों पर अगर आप जाएंगे तो कितने भी आप खराब रास्ते पे चले जाएं तो इसके ऊपर भी गाड़ी की जो परफॉर्मेंस है वो डिपेंड करती है। अब क्या होता है कि अगर आप पावर अच्छी लेते हैं तो माइलेज कम मिलेगा, लेकिन अगर आप माइलेज कम लेते हैं तो पावर आपको उतनी बेहतर मिल जाएगी। आपका मेन मकसद पावर नहीं था, आपका मेन मकसद था माइलेज। लेकिन जब डीलर ने सजेस्ट किया, आपका जो मेन पर्पस है वो तो पूरा हो ही रहा है माइलेज का, लेकिन उसके साथ एक्स्ट्रा फीचर भी, एक्स्ट्रा खूबियां भी
आपको मारुति की गाड़ी में मिल रही हैं, जो कि हुंडई की गाड़ी में आपको नहीं मिल पा रही थी। तो अगर मैं आपसे कहता हूं कि इस डीलिंग में जो गाड़ी खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं आप, तो इस डीलिंग में क्या चीज़ कंडीशन का काम करेगी और क्या चीज़ वारंटी का काम करेगी, तो कंडीशन का काम करेगी माइलेज। यानी कि जब आपने मेन पर्पज आपका माइलेज था, तो अगर कल को वो कंडीशन ब्रीच होती है, कल को माइलेज 12-13 का ही निकलता है, तो यू कैन, यानी कि बायर कैन रिजेक्ट द कॉन्ट्रैक्ट एंड क्लेम रिफंड, यानी कि उसको गाड़ी वापस करेगा मारुति उद्योग लिमिटेड को और अपना रिफंड ले लेगा। लेकिन अगर माइलेज तो उतना निकलता है जितना आपको बताया गया था, लेकिन आपको बताया गया था इसमें पावर भी बहुत अच्छी है, ये पहाड़ों पर भी जा सकती है, ये काफ़ी लंबी डिस्टेंस को तय कर सकती है, जो भी पावर की खूबियाँ होती है वो सब आपको बेचते वक्त बताएगी। तो आपने देखा कि वो खूबियाँ इसमें नहीं निकली हैं जो पावर वाली खूबियाँ थी, लेकिन माइलेज तो बढ़िया है। जो माइलेज आपको बताया गया था, जितना आपको चाहिए था, वो माइलेज बढ़िया है। तो ऐसे केस में हम ये कहेंगे कि वारंटी ब्रीच हुई है, और उस केस में जो बायर है उसके पास केवल रिपेयर कराने का चांस है, या अगर रिपेयर से वो चीज़ सही नहीं होती है तो उस केस में वो डैमेज क्लेम कर सकता है, लेकिन वो पूरे के पूरे गुड्स को वापस नहीं कर सकता है। तो फटाफट इसे आप कॉपी कर लीजिएगा कि क्या चीज़ कंडीशन है, क्या चीज़ वारंटी है। सेक्शन आपको कॉपी करने की जरूरत नहीं है, सेक्शन 12 में डेफिनेशन है, सेक्शन 12 को कॉपी करने की जरूरत नहीं है। तो फटाफट कॉपी कीजिए कंडीशन। इट इज ए स्टेपुलेशन एसेंशियल टू द मेन पर्पज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, द ब्रीच ऑफ विच गिव्स राइट टू ए राइट टू ट्रीट द कॉन्ट्रैक्ट एज रिजेक्टेड। वारंटी इट इज ए स्टेपुलेशन सेकेंडरी टू द मेन पर्पज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, द ब्रीच ऑफ विच गिव्स राइट टू क्लेम डैमेज ओनली। क्लियर हो गया ये? अब ये तो एक डिफरेंस हमने पता लगा ही लिया। इसके अलावा पेपर में कई बार डिफरेंस भी लिखने के लिए आ जाता है, तो मैं आपको सामने डिफरेंस भी रखूंगा कि व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन कंडीशन एंड वारंटी। एग्जाम्पल मैंने बता ही दिया, आपके नोट्स में भी प्रिंटेड जो नोट्स मैंने आपको दिए हैं, फिलहाल PDF कॉपी ऐप पे डाउनलोड कर दी है, तो वहाँ से भी आप लोग निकाल सकते हैं। तो वहाँ पर एग्जाम्पल लिखा हुआ है, कंडीशन का भी एग्जाम्पल लिखा हुआ है, वारंटी का भी एग्जाम्पल लिखा हुआ है। अब बात हम करते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंडीशन एंड वारंटी। तो एक तो डिफरेंस हमें पता लग ही गया, बल्कि दो डिफरेंस हमें पता लग गए कि जो मेन पर्पज होता है वो कंडीशन का काम करता है, जो सेकेंडरी पर्पज होता है, जो हेल्पिंग होता है, वो वारंटी का काम करता है। ब्रीच ऑफ कंडीशन में जो इफेक्ट है वो टू क्लेम रिफंड है, यानी कि आप कॉन्ट्रैक्ट को रेप्यूडिएट कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ सकते हैं। और वारंटी का जो इफेक्ट है वो आप केवल डैमेज क्लेम कर सकते हैं, उसमें पूरा पूरा कॉन्ट्रैक्ट रेप्यूडिएट नहीं होगा। इसके अलावा डिफरेंस क्या है, देखिए, अगर मैं आपसे पूछता हूं, सोच समझ के जवाब दीजिएगा कि कंडीशन बड़ा राइट है, यानी कि जो इफेक्ट है बायर के पास कंडीशन के ब्रीच होने पर बड़ा है, या वारंटी के ब्रीच होने पर बड़ा राइट बायर के पास आता है। तो बट ऑब्वियस सी बात है सर, कंडीशन के ब्रीच होने पर ही बायर के पास राइट आता है बड़ा, क्योंकि उस केस में वो अपना कॉन्ट्रैक्ट को रिजेक्ट करके पूरा पूरा पैसा वापस ले सकता है। वारंटी में केवल वो डैमेज क्लेम कर सकता है। तो अगर मैं पूछता हूं कि अगर किसी व्यक्ति को ज्यादा बड़ा राइट दिया गया है, तो क्या उसे ये ऑप्शन देना नहीं चाहिए कि अगर किसी वजह से वो बड़ा राइट इस्तेमाल नहीं करना चाहता, किसी भी वजह से, तो वो छोटे राइट पे जा सकता है? बिल्कुल होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? तो इसमें भी है, यानी कि ब्रीच ऑफ कंडीशन कैन बी ट्रीटेड एज ब्रीच ऑफ वारंटी इफ द बायर कैन नॉट रिजेक्ट द गुड्स। अगर वो नहीं चाहता है कि वो रिजेक्ट करे गुड्स, केवल वो चाहता है कि डैमेज क्लेम करूं, तो अब ब्रीच ऑफ कंडीशन के केस में वो ब्रीच ऑफ वारंटी ट्रीट कर सकता है। लेकिन जहां जहां पर भी ब्रीच ऑफ वारंटी है, तो अगर बायर चाहता है कि मैं डैमेज नहीं क्लेम करना चाहता, मैं रेप्यूडिएट करना चाहता हूं कॉन्ट्रैक्ट को, तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता है। क्लियर हो गई बात ये? तो ये कुछ डिफरेंस हैं। अब आपके सामने डिफरेंस आएंगे तो वो भी आपको कॉपी करने हैं कि क्या डिफरेंस है बिटवीन कंडीशन एंड वारंटी। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंडीशन एंड वारंटी? तो देखिएगा, ये डिफरेंसेज हैं आपके सामने, एक बार हम पढ़ लेते हैं। कंडीशन, पहली बात तो डेफिनेशन का ही डिफरेंस है। स्टेपुलेशन दैट आर एसेंशियल फॉर मेन पर्पज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, नॉन फुलफिलमेंट ऑफ सच विल मीन लॉस ऑफ फंडामेंट फाउंडेशन कॉन्ट्रैक्ट, दीज आर टर्म्ड एज कंडीशन। वारंटी कोलेट्रल, कोलेट्रल का मतलब होता है हेल्पिंग, जैसे मैंने वहां पर लिखा है सहायक, तो हेल्पिंग
कोलेटरल का मतलब है हेल्पिंग टू द मेन पर्पज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। कंडीशन में ए कॉन्ट्रैक्ट और सेल कैन नॉट बी फुलफिल्ड अनलेस द कंडीशन टू इट इज फुलफिल्ड। द मेन कॉन्ट्रैक्ट कैन बी फुलफिल्ड इवन इफ द वारंटी नॉट फुलफिल्ड, ये वारंटी में। तीसरा डिफरेंस, इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ कंडीशन द एग्रीड पार्टी कैन रिजेक्ट द कॉन्ट्रैक्ट और इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ वारंटी द एग्रीड पार्टी कैन ओनली क्लेम ऑफ डैमेज। ब्रीच ऑफ कंडीशन कैन बी ट्रीटेड एज ब्रीच ऑफ वारंटी इफ द एग्रीड पार्टी इज हैप्पी विद कंपनसेशन और ब्रीच ऑफ वारंटी कैन नॉट बी ट्रीटेड एज ब्रीच ऑफ कंडीशन। तो फटाफट आप इसे कॉपी कीजिएगा, फिर हम आगे बढ़ते हैं। फटाफट आप इसे कॉपी कीजिएगा। कंडीशन एंड वारंटी का डिफरेंस, कंडीशन एंड वारंटी का डिफरेंस आपके सामने है, इसे कॉपी कीजिएगा। कंडीशन एंड वारंटी, पहला डिफरेंस है स्टेपुलेशन दैट आर एसेंशियल फॉर द मेन पर्पज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, नॉन फुलफिलमेंट ऑफ सच विल मीन लॉस ऑफ फाउंडेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, दीज आर टर्म्ड एज कंडीशन। वारंटी में पहला है वारंटी इज कोलेटरल टू द मेन पर्पज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। कंडीशन में दूसरा है ए कॉन्ट्रैक्ट और सेल कैन नॉट बी फुलफिल्ड अनलेस द कंडीशन टू इट इज फुलफिल्ड और वारंटी में द मेन कॉन्ट्रैक्ट कैन बी फुलफिल्ड इवन इफ द वारंटी नॉट फुलफिल्ड। तीसरा डिफरेंस कंडीशन है इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ कंडीशन द एग्रीव्ड पार्टी कैन रिजेक्ट द कॉन्ट्रैक्ट और वारंटी में इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ वारंटी द एग्रीव्ड पार्टी कैन ओनली क्लेम फॉर डैमेज। चौथा डिफरेंस है ब्रीच ऑफ कंडीशन कैन बी ट्रीटेड एज ब्रीच ऑफ वारंटी इफ द एग्रीड पार्टी इज हैप्पी विद द कंपनसेशन और वारंटी में ब्रीच ऑफ वारंटी कैन नॉट बी ट्रीटेड एज ब्रीच ऑफ कंडीशन। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन कंडीशन एंड वारंटी। फटाफट आप लोग कॉपी कीजिए इसे। फटाफट कॉपी कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। फटाफट कॉपी कीजिए। चलिए अब बात आती है सर कितने तरह की कंडीशन एंड वारंटी होती हैं, कितने तरह की कंडीशन एंड वारंटी होती हैं। तो लिखेंगे हम लोग टाइप्स ऑफ कंडीशन एंड वारंटी, टाइप्स ऑफ कंडीशन एंड वारंटी। टाइप्स ऑफ कंडीशन एंड वारंटी। टाइप्स ऑफ कंडीशन एंड वारंटी, दो तरह की कंडीशन एंड वारंटी होती हैं, एक्सप्रेस कंडीशन और वारंटी, एक्सप्रेस, और दूसरी होती है जी इम्प्लाइड। एक होती है एक्सप्रेस और एक होती है इम्प्लाइड। एक्सप्रेस कैसे हो सकती है, आपकी राइटिंग भी हो सकती है, पहले भी ये वर्ड आ चुके हैं और आगे भी आते रहेंगे जब तक भी आप लोग पढ़ेंगे कि कहीं पे भी एक्सप्रेस आए तो इसका मतलब लिख के कुछ स्टेपुलेशन तय की गई हो, या ओरली भी हो सकती हैं, ओरल भी हो सकती हैं। इम्प्लाइड क्या होती हैं? एक्सप्रेस तो होती हैं जो
इन राइटिंग या ओरली बिटवीन द पार्टियां तय होती हैं। ये क्या होती है? बिटवीन सेलर एंड बायर जो होती है ये डिसाइड होती है। बिटवीन सेलर एंड बायर क्या होती है? डिसाइड होती है। लेकिन जो इम्प्लाइड है ये लॉ में ही लिखी हुई रहती हैं, ये एज्यूम होती हैं, एज्यूम बाय एक्ट इटसेल्फ। यानी कि ये लॉ में ही लिखी रहती हैं कि कौन कौन सी कंडीशन और कौन कौन सी वारंटी मानी जाएंगी, कौन कौन सी विशेषताएं गुड्स में निकलनी चाहिए। ये जो इम्प्लाइड होती हैं ये सेलर और बायर को आपस में बोलकर या लिखकर तय करने की ज़रूरत नहीं है। ये ऑटोमेटिकली सेलर की ड्यूटी होगी कि वो गुड्स वही दे जिनमें जो इम्प्लाइड कंडीशन या इम्प्लाइड वारंटी हैं वो मिले उसे। तो फटाफट ये आप कॉपी कर लीजिएगा। टाइप्स ऑफ कंडीशन एंड वारंटी दो तरह की होती हैं। एक्सप्रेस जो आप साफ साफ तय करेंगे। सपोज कीजिए मुझे गाड़ी चाहिए, मेरे लिए माइलेज इंपॉर्टेंट है, तो मुझे वही गाड़ी डीलर देगा जिसमें माइलेज अच्छा होगा। लेकिन कोई दूसरा बंदा है उसके लिए माइलेज इतना इंपॉर्टेंट नहीं रखता, उसके लिए पावर ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखती है, तो उसे डीलर को वो गाड़ी देनी है जिसकी पावर ज़्यादा अच्छी हो। क्लियर होगी बात ये? तो इसे कहते हैं एक्सप्रेस कंडीशन या एक्सप्रेस वारंटी। वारंटी जो होगी वो कोलेक्ट्रल होगी और कंडीशन जो होगी जो मेन पर्पज होगा। जो बोल के या लिखकर हम लोग तय करते हैं वो एक्सप्रेस में आती है, और जो इम्प्लाइड बाय लॉ होती है वो आएगी इम्प्लाइड कंडीशन और वारंटी में। अब सर हमें कैसे पता लगेगा कि इम्प्लाइड कंडीशन या इम्प्लाइड वारंटी कौन सी है? देखिए आपको पता नहीं करना है, ये लॉ में खुद पे खुद लिखी हुई होगी। सबसे पहले एक मैं रूल आपके सामने रख रहा हूँ, इस रूल का नाम है कैविएट एम्प्टर। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, कैविएट एम्प्टर। कैविएट एम्प्टर का मतलब होता है लेट द बायर बिवेयर, यानी कि क्रेता सावधान रहो। लेट द बायर बिवेयर, इसका मतलब ये होता है इट इज नॉट द ड्यूटी ऑफ द सेलर टू पॉइंट आउट द डिफेक्ट ऑफ हिज गुड्स। यानी कि ये सेलर की ड्यूटी नहीं है कि वो अपने गुड्स के जो डिफेक्ट हैं वो बायर को बताए। रादर इट इज द ड्यूटी ऑफ द बायर टू सेटिस्फाई हिमसेल्फ अबाउट द क्वालिटी एंड सुटेबिलिटी ऑफ द गुड्स। ये बायर की ड्यूटी बनती है कि वो अपने आप को सेटिस्फाइड करे कि जो गुड्स वो खरीद रहा है सेलर से वो उसे सूट करेगा नहीं करेगा, जो उसकी क्वालिटी जो वो चाह रहा है वो उस क्वालिटी के अनुसार है या नहीं है। इसे कहा जाता है कैविएट एम्प्टर। यानी कि एक बार अगर बायर कोई गुड्स खरीद लाता है, बाद में ये कह के लीगली वो वापस नहीं कर सकता या सेलर के ऊपर प्रेशर नहीं डाल सकता कि जी मुझे सूट नहीं कराए या जो क्वालिटी मैंने मांगी थी वो तो मुझे मिली नहीं। ये सेलर की किसी भी तरीके से ड्यूटी नहीं है, ये आपकी ड्यूटी है कि आप अपने आप को सेटिस्फाइड कराएं। देखिएगा कैविएट एम्प्टर, तो इसे कहा जाता है लेट द बायर बिवेयर। तो देयर इज नो इम्प्लाइड वारंटी और कंडीशन एज टू द फिटनेस और क्वालिटी ऑफ एनी पर्टिकुलर पर्पज ऑफ द गुड्स अंडर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। ये किसी भी तरीके से इम्प्लाइड वारंटी कंडीशन नहीं होती फिटनेस या क्वालिटी की कि वो बायर के पर्टिकुलर पर्पस को पूरा करेगा। यानी कि इम्प्लाइड नहीं है, अगर बायर को चाहिए तो वो स्पेसिफिकली अपना पर्पस अपनी क्वालिटी को वो बताएगा सेलर को, उसके बाद ये एक्सप्रेस कंडीशन या एक्सप्रेस वारंटी में तो आ सकती है, लेकिन इम्प्लाइड किसी भी तरीके की नहीं होती है। लेकिन इस कैविएट एम्प्टर के कुछ एक्सेप्शन हैं और वो एक्सेप्शन ही कहते हैं कि जो इम्प्लाइड कंडीशन इम्प्लाइड वारंटी, कैविएट एम्प्टर का सिद्धांत ये कहता है कि कोई भी इम्प्लाइड कंडीशन कोई भी इम्प्लाइड वारंटी नहीं है। लेकिन जब हम जानते हैं कि देयर इज सम इम्प्लाइड कंडीशन और सब इम्प्लाइड वारंटी हैं जो कि लॉ में इनबिल्ट हैं, तो अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट आर द एक्सेप्शन ऑफ द रूल ऑफ कैविएट एम्प्टर, तो ऑटोमेटिकली जो इम्प्लाइड कंडीशन या इम्प्लाइड वारंटी मैं लिखवाऊंगा वो सारा उसके लिए एक्सेप्शन का काम करने वाला है। तो अब देखिएगा आपके सामने आएगा कि कौन कौन सी इम्प्लाइड कंडीशन या कौन कौन सी इम्प्लाइड वारंटी होनी है। ये भी आप नोट कीजिएगा, ये चार्ट कौन कौन सी इम्प्लाइड कंडीशन है, इनकी जो डिटेल में चर्चा करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और ये जो इम्प्लाइड कंडीशन हैं या इम्प्लाइड वारंटी हैं, इसे आप क्या लिख सकते हैं, एक्सेप्शन ऑफ द रूल ऑफ कैविएट एम्प्टर।
एक्सेप्शन, कुछ बच्चे सोच रहे हैं कि सर एक्सेप्शन क्या है। एक्सेप्शन कहते हैं अपवाद को, यानी कि मेन रूल कुछ है, उसके अपोजिट में कुछ बात की गई है। तो कैविट एम्प्टर का जो सिद्धांत है, प्रिंसिपल है, वो ये कहता है कि इम्प्लाइड कंडीशन इम्प्लाइड वारंटी नहीं है, लेकिन वास्तव में है। तो इसका मतलब है कि ये कैविट एम्प्टर का जो है अपवाद हो गया। एक्सेप्शन टू रूल ऑफ कैविएट एम्प्टर। इनकी जो डिटेल में चर्चा है वो हम नेक्स्ट क्लास में निपटाएंगे, लेकिन ये कुछ एक्सेप्शन हैं। ये कुछ इम्प्लाइड कंडीशन है जो आपके सामने दिख रही हैं, अब कुछ इम्प्लाइड वारंटी हैं जो आपके सामने दिख रही हैं। तो पहली इम्प्लाइड कंडीशन है कंडीशन एड टू द टाइटल, इसकी डिटेल में चर्चा हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। दूसरा है कंडीशन इन केस ऑफ सेल बाय डिस्क्रिप्शन। तीसरा है कंडीशन इन केस ऑफ सेल बाय सैंपल, कंडीशन इन केस ऑफ सेल बाय डिस्क्रिप्शन एज वेल एज सैंपल, और कंडीशन एड टू द क्वालिटी और फिटनेस, और कंडीशन एड टू द मर्चेंटेबल क्वालिटी, और कंडीशन एड टू द होलसमनेस, और कंडीशन इम्प्लाइड बाय कस्टम। और साथ के साथ इम्प्लाइड वारंटी भी है, वारंटी एड टू द क्वाइट पोजेशन, वारंटी ऑफ फ्रीडम फ्रॉम एनकम्ब्रेंस, और वारंटी एड टू द क्वालिटी ऑफ फिटनेस फॉर ए पर्टिकुलर पर्पज एनेक्स्ड बाय यूसेज ऑफ ट्रेड। तो फटाफट से आप कॉपी कर लीजिएगा। इनकी जो डिटेल चर्चा करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ये टोटल हैं इम्प्लाइड कंडीशन, इम्प्लाइड वारंटी। इम्प्लाइड वारंटी में जो हैं वो 4 हैं, और जो इम्प्लाइड कंडीशन है टोटल 8 हैं। इम्प्लाइड कंडीशन जो है टोटल 8 हैं, और इम्प्लाइड वारंटी जो है टोटल 3 हैं। फटाफट कॉपी कीजिएगा। तो मैं आपको कुछ 5-7 मिनट का समय दे रहा हूं, आप कॉपी कर लीजिएगा। बाकी की जो बातें हैं, इनकी जो विस्तृत चर्चा है वो नेक्स्ट क्लास में हम लोग खत्म करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।